हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उनकी पहली वीडियो। तो यहाँ पे जो जीजेयू, एमडीयू और आईजीयू और जो सीयूईटी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है लाइफ साइंस के कोर्सेज़ के लिए, जैसे कि बीएससी के कोर्सेज़ के लिए और एमएससी के कोर्सेज़ के लिए, सभी कोर्सेज़ के लिए बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो सभी के अंदर यहीं से क्या होता है, एक कॉमन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही टॉपिक्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो जैसे जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिए थे तो मैंने एमडीयू का भी दिया था, आईजीयू का भी दिया था और मैंने जीजेयू का भी एंट्रेंस टेस्ट दिया था। उस टाइम पे केयूके का एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ था। केयूके का जो जो केयूके में जो एडमिशन हुए थे वो मेरिट बेसिस पे हुए थे। तो उस टाइम पे जो आईजीयू, एमडीयू और जो जीजेयू यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर एंट्रेंस टेस्ट हुए थे। तो मैंने जैसे जूलॉजी से भी एंट्रेंस टेस्ट दिया था, माइक्रोबायोलॉजी से भी दिया था और बायोटेक से भी दिया था। तो उनके अंदर यहीं से इन पोर्शन से ही क्या पूछे जाते थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे। एमडीयू के अंदर जैसे आप जूलॉजी का पेपर देते हो तो जूलॉजी के बच्चे के लिए बॉटनी थोड़ी टफ पड़ती है, लेकिन जो पेपर है ओवरऑल आप उसको क्रैक कर सकते हो। जीजेयू के अंदर अगर आप जितना मैं कराऊंगी उतना करके जाते हो तो भी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्या कर सकते हो, क्रैक कर पाओगे एंड आपके अच्छे सेफ स्कोर आएंगे एंट्रेंस के लिए। उसके बाद आईजीयू की बात करें तो आईजीयू के अंदर जो आपके जैसे जो फाइलम्स हैं, कोडेट्स वगैरह, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। बाकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मीडियम होते हैं, वो आप अच्छे से कर पाते हो। तो यहाँ पे आज हम जीजेयू, आईजीयू और एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैं उसकी पहली वीडियो लेके आई हूँ। एंड यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को मतलब ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, उन टॉपिक्स को बिल्कुल क्या करेंगे, ऐसे वे में कवर करेंगे जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, जो कि मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी मैं 2 या 3 वीडियो डाल दूंगी। अगर आप इतना भी करके जाते हो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर तो भी आपका एंट्रेंस है वो ईजी से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपकी जेनेटिक्स की वीडियो आएंगी, फिर आपकी सेल बायोलॉजी की वीडियो आएंगी, फिर आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वीडियोस आएंगी। तो आप सिर्फ वही कर लेना, आपके लिए इनफ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंट्रल डोगमा से, बिल्कुल बेसिक से। तो सेंट्रल डोगमा होता क्या है, डीएनए से डीएनए बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, वहाँ पे हम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज को यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी बेसिक प्रोसेस, सेंट्रल डोगमा होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, जैसे कि हेलिकेज हो गया, एसएसपी प्रोटीन हो गया जिसको हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, आरएनए प्राइमेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया और लाइगेज हो गया। तो यहाँ पे हेलिकेज क्या करता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके जो स्टैंड्स हैं उनको क्या करता है, अलग अलग करने में हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी क्या करवाता है, ब्रेकेज कोज करवाता है। वो कौन करवाता है, हेलिकेज एंजाइम करवाता है। अब जो एसएसबी है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जब हेलिकेज क्या कर देता है, इन दोनों स्टैंड्स को अलग अलग कर देता है, तो ये दोनों स्टैंड्स दोबारा से क्या ना हो, दोबारा से रीजॉइन ना हो, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है री एनेलिंग और रीजॉइनिंग को। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या करता है, ये प्राइमर की एडिशन कराता है एंड वहाँ से क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस शुरू होती है। क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड को ही क्या कर पाता है, रीड कर पाता है। उसके बाद क्या होती है, प्रोसेस डिसोसिएट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने के लिए प्राइमर की एडिशन होती है एंड उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, अपना काम करता है और कंप्लीट क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स की यानी कि नए स्टैंड की सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो 5 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5, उनको हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है,
लाइगेज जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं उनकी क्या करवाता है, जॉइनिंग करवाता है। तो जो लाइगेज है वो क्या करता है, लाइगेशन में हेल्प करता है, यानी कि उनको जोड़ने के लिए काम करता है, जो स्ट्रैंड्स अलग हो गए थे उनको जोड़ता है। अब उसके बाद जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो किसने प्रपोज किया था, वो वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, वाटसन और क्रिक ने बताया था। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को किसने दिया था, होले, खोराना और नीरनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। इन्होंने 1968 के अंदर जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था। उसके बाद जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, यानी कि जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर ट्रिपलेट कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो 3 के सेट में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ से क्या होता है, अगर शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पे एडिशन और डिलीशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। जो कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, यानी कि कोड एक दूसरे को ओवरलैप ना कर सके। कोड के बीच में कोई भी कोमा नहीं होना चाहिए, उससे क्या आता है, एरर आता है। तो जो कोड है वो कोमालेस होना चाहिए, जो कोड है वो नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए, और जो पोलैरिटी है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होनी चाहिए। ये डिटेल वीडियो भी मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। तो जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ हमें ऐसा दिखता है। ये हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पे हमारे प्यूरिन और पायरामिडीन्स प्रेजेंट है। जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमिन के साथ बनाता है। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और जो साइटोसिन है वो क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ। तो जो एडेनिन और जो थायमिन है वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गुआनिन और साइटोसिन, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है गुआनिन और साइटोसिन का, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होते। ये इसके पीछे रीज़न होता है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो एडेनिन और थायमिन है उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है। तो ये उसके पीछे रीज़न है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्यूरिन और पायरामिडीन प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे बीच में हमारे ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बैकबोन होती है, यानी कि ये फॉस्फोडाइस्टर से बनी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। जो हमारा डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप प्रेजेंट होती है डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारी माइनर ग्रुप है और ये हमारी मेजर ग्रुप है। उसके बाद एक साइड की जो पोलैरिटी है वो है 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड, एक साइड की पोलैरिटी है 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड। तो यहाँ पे जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है, जो पिच होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन की होती है, एंड जो एक टर्न होता है वो 34 नैनोमीटर का होता है। तो ये हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। उसके बाद हम बात करें वोवल हाइपोथेसिस की, तो वोवल हाइपोथेसिस को फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने डिवाइस किया था 1966 में। इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक क्या बोला गया था कि एक जो प्यूरिन है वो एक पायरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे वोवल हाइपोथेसिस के अंदर क्या बोला गया कि यहाँ पे जो पायरामिडीन है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, यानी कि एक प्यूरिन एक से ज़्यादा पायरामिडीन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ये किसके अंदर बोला गया था, वोवल हाइपोथेसिस के अंदर बोला गया था। तो जो वोवल हाइपोथेसिस है वो जो वाटसन और क्रिक की जो पेयरिंग है उसको क्या नहीं करती थी, फॉलो नहीं करती थी। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पोजीशन एट 5 प्राइम एंड ऑफ एंटीकोडोन टीआरएनए, पेयरिंग कोडोन ऑफ एमआरएनए। तो जो एडेनिन है वो यूरासिल के साथ पेयरिंग करता है, गुआनिन यहाँ पे साइटोसिन और यूरासिल दोनों के साथ पेयर करता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ भी पेयर करता है, और यूरासिल गुआनिन और एडेनिन के साथ करता है। यहाँ पे एक एडिशनल प्रेजेंट होता है वो है आइनोसिन। आइनोसिन क्या करता है, वो एडेनिन, साइटोसिन और यूरासिल तीनों के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये थी वोवल हाइपोथेसिस। यहाँ पे वोवल हाइपोथेसिस के अंदर बोला गया जो एक एंटीकोडोन है वो बाइंड होता है 2 कोडोन या फिर 2 से ज़्यादा कोडोन के साथ क्या कर लेता है, वो बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे जो 40 एंटीकोडोन है वो क्या कर लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं 64 कोडोन्स के साथ। इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था वोवल हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होती है। कैपिंग और टेलिंग यहाँ पे क्या होती है, मस्ट होती है ऑन एमआरएनए फर्दर गो फॉर ट्रांसलेशन।
तो जो कैपिंग है उसके अंदर क्या होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की एडिशन होती है 5 प्राइम एंड के ऊपर। टेलिंग के अंदर क्या करते हैं, एडेनिन की एडिशन करते हैं 3 प्राइम एंड के ऊपर। तो जो टेलिंग है उसके अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं, पेप 1 पेप 2। पेप 1 को हम बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन प्रोटीन 1, पेप 2 को बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन प्रोटीन 2। जो पेप 2 है उसके पास क्या होती है, ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है पेप 1 से। ये क्या करता है, मतलब पेप 2 क्या करता है, ज़्यादा एडिशन कराता है एडेनिन की। जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो साइटोसोल रीजन के अंदर होती है, एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है 4 स्टेप के अंदर। सबसे पहले अमाइनो असाइलेशन होता है, फिर इनिशिएशन होता है, फिर इलोंगेशन होता है और फिर टर्मिनेशन होता है। तो जब इनिशिएशन स्टेप होता है तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स आते हैं, IF1, IF2, IF3। IF1 क्या करता है, IF1 IF2 प्रोटीन को चेक करता है कि वो जो टीआरएनए की साइट है उसके ऊपर जाके बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद जो IF2 है वो क्या करता है, बाइंड ऑन राइबोसोमल पेप्टाइड साइट, यानी कि जो टीआरएनए की साइट है, जो बीच में साइड है उसके ऊपर जाके बाइंड होता है। और जो IF1 है उसको क्या करता है, चेक करता है। और जो IF3 है वो क्या करता है, जो इमेच्योर अमाइनो एसिड्स हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। इनिशिएशन कोडन कौन से होते हैं, वो हैं AUG, UUG और GUG। और स्टॉप कोडन है UAA, UAG, UGA, ये हमारे स्टॉप कोडन हैं। उसके बाद जो जीनोमिक्स की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने कॉइन की थी, टॉम रॉडरिक नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1986 में। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया, तो ये 1990 में क्या हुआ था, फाउंड किया गया था बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड इसको डिक्लेयर किया गया था कम्प्लीटली ऑन 14 अप्रैल 2003। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। तो ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1928 में। वो इंग्लैंड के क्या थे, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला था जो DNA है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर काम किया था। इसके 2 स्ट्रेन लिए, R स्ट्रेन और S स्ट्रेन। S स्ट्रेन क्या था, वायरुलेंट स्ट्रेन था, एंड जो R स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम से। तो सबसे पहले जो S स्ट्रेन है उसको क्या किया, माउस के अंदर इंजेक्ट किया, तो वो क्या हो गया, डाई हो गया। जब R स्ट्रेन को किया तो जो माउस है वो क्या रह गया, जिंदा रह गया। लेकिन जब हीट किल्ड S स्ट्रेन को क्या किया, माउस के अंदर डाला, तो जो माउस है वो जिंदा रह गया। लेकिन जब R स्ट्रेन और S स्ट्रेन को क्या किया, मिक्स करके माउस के अंदर डाला, तो जो माउस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला था, जो S स्ट्रेन है उसके कुछ वायरुलेंट पार्टिकल क्या हो गए, R स्ट्रेन के अंदर मिक्स हो गए। हीट किल्ड S स्ट्रेन के जो वायरुलेंट स्ट्रेन है वो क्या हो गया, R स्ट्रेन के अंदर मिक्स हो गए, जिससे क्या हो गया, जो माउस है वो डेथ हो गई, माउस की डेथ हो गई, ये बोला गया था। उसके बाद हम बात करते हैं लैडरबर्ग एक्सपेरिमेंट की। तो जो लैडरबर्ग एक्सपेरिमेंट है वो लैडरबर्ग और टैटम ने दिया था 1946 में। डिस्कवर जेनेटिक रिकम्बिनेशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था बैक्टीरिया फ्रॉम 2 मेटेंट स्ट्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया था, जेनेटिक रिकम्बिनेशन को डिस्कवर किया था। जो बैक्टीरिया इकोलाई है वो ग्रो करता है मिनिमम कल्चर मीडियम कंटेनिंग मिनरल्स एंड शुगर ओनली। उसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ DNA की। तो DNA के 3 टाइप हैं, A, B और Z। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो हेलिकल हैंडनेस है B DNA की राइट हैंडेड होता है, A DNA राइट हैंडेड होता है, और जो Z DNA है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। डायमीटर जो है B DNA का 20 एंगस्ट्रॉन होता है, A DNA का 26 एंगस्ट्रॉन होता है, और Z DNA का 18 एंगस्ट्रॉन होता है। जो बेस पेयर्स हैं पर हेलिकल टर्न कितने परसेंट होते हैं, B DNA के अंदर 10 बेस पेयर परसेंट होते हैं, A DNA के अंदर 11.6 होते हैं, और Z DNA के अंदर 12 होते हैं। उसके बाद जो वर्टिकल राइज पर हेलिकल टर्न, तो यहाँ पे B DNA के 34 एंगस्ट्रॉन होते हैं, A DNA के 34 एंगस्ट्रॉन, और Z DNA के अंदर 44 एंगस्ट्रॉन होता है। हेलिकल राइज पर बेस पेयर कितना होता है, B DNA के अंदर 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, A DNA के अंदर 2.9 एंगस्ट्रॉन होता है, और Z DNA के अंदर 3.7 एंगस्ट्रॉन होता है। अब जो बेस टिल्ट है नॉर्मल टू हेलिकल एक्सिस, तो B DNA के अंदर 6 डिग्री होता है, A DNA के अंदर 7 डिग्री होता है, और Z DNA के अंदर 20 डिग्री होता है। शुगर पिकरिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे C2 प्राइम एंडो साइड के ऊपर क्या होती है, शुगर पिकरिंग प्रेजेंट होती है B DNA के अंदर। A DNA के अंदर 3 प्राइम एंडो के ऊपर प्रेजेंट होती है, और Z DNA के अंदर C2 प्राइम एंडो साइटोसिन और थाइमिन, और C3 प्राइम एंडो एडेनिन और गुआनिन।
उसके बाद जो शुगर बेस्ड कन्फर्मेशन है, बी डीएनए के अंदर एंटी पैरेलल होती है, ए डीएनए के अंदर एंटी पैरेलल होती है और जेड डीएनए के अंदर एंटी और सिन दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक ए, बी और जेड डीएनए के। उसके बाद हम बात करें डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या होता है, जब हम डीएनए को क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं, तो जो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एंड डीएनए के स्ट्रैंड्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। और रीनेचुरेशन क्या होता है, हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं और जो टूटे हुए जो स्टैंड है, यानी कि जो अलग अलग स्टैंड हैं वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, डबल स्टैंड बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो यहाँ पे जो डीनेचुरेशन है उसके लिए हम 95 से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आरएनए का एक्सपेरिमेंट, जो कि टोबैको मोजाइक प्लांट के ऊपर किया गया था। एंड यहाँ पे ये किसने डिस्कवर किया था, फ्रैंकली और बी सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, 2 इन्फेक्टेड प्लांट्स लिए, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट लिया। उसके बाद उसकी जो लीफ है उन्होंने आइसोलेट कर ली। आइसोलेट करने के बाद जो प्रोटीन कोट है उसको सेपरेट आउट कर लिया कर्सिंग से उसको सेपरेट आउट करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो इन्फेक्टेड प्लांट्स की लीफ उन्होंने ली थी, मतलब उसके जो पार्ट है उसको उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, हेल्दी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो हेल्दी प्लांट है उसके अंदर भी क्या हो गई, डिजीज़ हो गई। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बोला गया था। उसके बाद जो डीएनए है वो किससे राउंड होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से राउंड होता है। जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का होता है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है। H1 लिंकर हिस्टोन होता है एंड ये लाइसिन रिच होता है। H2A H2B मॉडरेट लाइसिन रिच होते हैं। H3 H4 आर्जिनिन रिच प्रोटीन होते हैं। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वो कौन सा एंजाइम होता है, टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टोपो आइसोमेरेज 2 टाइप के होते हैं, 1 और 2। जो 1 है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है एक स्टैंड से और ये दोनों स्टैंड से करता है। एटीपी इंडिपेंडेंट होता है टोपो आइसोमेरेज 1, टोपो आइसोमेरेज सेकंड एटीपी डिपेंडेंट होता है। ये जो टोपो आइसोमेरेज 1 है वो वैंग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था सबसे पहले इकोलाई के अंदर एंड टोपो आइसोमेरेज सेकंड मार्टिन ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं एंड ये क्वेश्चंस हमसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। थोड़े घुमा के पूछ लिए जाते हैं या फिर क्वेश्चन को बदल के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है विच एंजाइम रिलीव्स टॉर्जनल स्टेन अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। तो कौन सा एंजाइम है जो रिलीव करेगा टॉर्जनल स्टेन अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म। तो जो टोपो आइसोमेरेज है वो क्या करेगा, इसको रिलीव करेगा। वो कौन सा एंजाइम है जो रिप्लेस करेगा आरएनए प्राइमर विद डीएनए, तो वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। Which enzyme is responsible for the bulk of DNA synthesis during replication। वो कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बल्क ऑफ डीएनए सिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करता है, बल्क के अंदर डीएनए की सिंथेसिस करता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्लाइडिंग क्लैप पॉली सेल न्यूक्लियर एफिनिटी। एग्जाम्पल दे रखा है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है डीएनए पॉलीमरेज को ऑन द टेम्पलेट। उसके बाद आता है इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो आरएनए प्राइमेज है वो क्या करता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए। जैसे कि हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज तो 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, उसके बाद वो डिसोशिएट हो जाएगा। तो जो प्राइमर के एडिशन कौन कराएगा, आरएनए प्राइमेज। उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, सिंथेसिस को आगे प्रोसीड करेगा। जो सिस्ट्रोन है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है डीएनए की। लैक ऑपरेन एक इंड्यूसिबल ऑपरेन है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फंक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फोर्क का क्या फंक्शन है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या करता है, इट इज़ वेयर डीएनए सिंथेसिस अक्कर। यहाँ से क्या होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। फिर आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या करता है,
डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। तो जैसे कि हमने पढ़ा, जब हेलिकेज क्या कर देता है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देता है, तो ये दोबारा से एक साथ ना आए, एक साथ ना जुड़े, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे री एनेलिंग और रीजॉइनिंग को प्रिवेंट करता है। तो ये इसका क्या है, रोल है। उसके बाद यूकैरियोटिक, इन यूकैरियोट विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है इसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। और जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा डीएनए रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होता है, डीएनए रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होता है। और डेल्टा सिंथेसिस करता है लैगिंग स्ट्रैंड की। जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो दो एक्टिविटी शो करता है, प्राइमेज की और पॉलीमरेज की। प्राइमेज यानी कि आरएनए प्राइमर को एडिशन करेगा और पॉलीमरेज यानी कि डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी डज डीएनए पॉलीमरेज हैव टू इंश्योर फिडेलिटी ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करता है। उसके बाद जो प्राइमरी फंक्शन है क्लैंप लोडर का डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, वो क्या है, ये क्या करता है, लोड करवाता है स्लाइडिंग क्लैंप को ऑनटू डीएनए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग सुपर कोइलिंग जेनेटिंग बाई एंड बाइंडिंग। सुपर कोइलिंग को कौन सा एंजाइम रिमूव करता है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी टोपो आइसोमरेज दिख जाए तो उसी को टिक करके आना है। फंक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, इसका ओआरसी का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करती है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ बोथ डीएनए सिंथेसिस एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। वो कौन सा एंजाइम है जिसके पास डीएनए सिंथेसिस और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसके पास ये दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट होती हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए अंदर मोलिकुलर बायोलॉजी के फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ जीजेयू, आईजीयू, एमडीयू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।